हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण के हमने यूनानियों के काल से ही जलवायु प्रदेश और उसका वर्गीकरण किया गया था, जिसको क्लाइमेटा कहा। ये चर्चा की हमने सामान्य रूप में। और इन जलवायु प्रदेशों की वहाँ पे उन्होंने बताया, ग्रीक और रोमन जो विज्ञानी हैं उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा, उष्ण, शीतोष्ण, शीत। इसके बाद में हमने चर्चाएँ की कि इसमें जो मुख्य योगदान दिया था जलवायु प्रदेशों का जो वर्गीकरण है प्रस्तुत करने में, उनमें हमने कोपेन महोदय, थॉर्नपेट महोदय और ट्रिवार्था जैसे विद्वान, इन्होंने जलवायु संबंधित जो जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया विश्व के संदर्भ में, और उनको हम पढ़ते हैं, जिससे हमें जलवायु का ज्ञान होता है कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु होगी। इसके रूप में हम इसको पढ़ रहे थे, जिसमें से सबसे पहले जो अपना वर्गीकरण था वह था कोपेन महोदय का वर्गीकरण, जो कि रूसी विज्ञानी था, जो जर्मन का जलवायु विज्ञानी माना जाता है। इसको रूसी मूल का था ये, व्लादिमीर कोपेन इसका पूरा नाम है। इन्होंने सन 1874 में अपना एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था अपना कोपेन महोदय ने, उन्होंने इस वर्गीकरण को गुणात्मक रूप में, आनुभाविक रूप में, परिमाणात्मक रूप में इन्होंने अपना ये वर्गीकरण दिया था, जो कि 1884 में दिया था। 1884 सन है वो। अपनी एक पुस्तक थी इनकी, ग्रुंडरेड डेर क्लाइमेकुंडे। उस पुस्तक में इन्होंने अपना ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसका संशोधन भी इन्होंने किया था 1918 में, 1931 में, 1936 में इन्होंने ये वर्गीकरण किया। फिर इसके अंदर और संशोधन किया इनके प्रमुख शिष्यों ने, जिसमें ग्रेगर है, पोही है, जिसके कारण इसका जो जलवायु वर्गीकरण है इस नाम से ही जाना लगा, जिसका नाम क्या है, कोपेन ग्रेगर पोही जलवायु वर्गीकरण या जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया कोपेन महोदय ने, उनका जो आधार था इस वर्गीकरण का या इस जलवायु प्रदेशों का, उन्होंने कहा कि विश्व की जो जलवायु प्रदेश हैं वो वनस्पति प्रदेशों का अनुसरण करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, यानी जितने भी जलवायु प्रदेश है वो किसका अनुसरण करते हैं, इस वनस्पति प्रदेशों का अनुसरण करते हैं। कि सहज हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रदेश की हम वनस्पति को देखेंगे तो उस स्थान की जो जलवायु होगी उसका अनुमान हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु होगी। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, वहाँ पर कितना तापमान होगा, वहाँ पे किस प्रकार की वर्षा होती होगी। यानी अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की जो वनस्पतियाँ वो हरी भरी रहती हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं। ठीक है, जबकि जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ की वनस्पति शुष्क रूप में होती हैं, जो कि यहाँ पर पतझड़ प्रकार की जो वनस्पति भी पाई जाती है, जो कि छोटी पत्ती वाले वृक्ष ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस रूप से हम इन वनस्पतियों के अकॉर्डिंग हम जलवायु प्रदेशों का अनुमान लगा सकते हैं। ये बात कही थी कोपेन महोदय ने। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ रहे हैं अब हमारा वर्गीकरण तो कौन सा है, कोपेन महोदय का। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जहाँ तक पढ़ लिया उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम बात करते हैं इस कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण की। तो उस आधार पर ये हम कहें कि 1874 में एक विद्वान था। कब था, 1874 ईस्वी में फ्रांसीसी, फ्रांस कहाँ पर है, यूरोप का एक देश है फ्रांस। ठीक है, एक विद्वान था, फ्रांसीसी विद्वान था, जिसको फ्रेंच वनस्पति विज्ञानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंच वनस्पति विज्ञानी। वनस्पति विज्ञानी कौन था, कैंडोल। विद्वान का नाम क्या है, कैंडोल। विद्वान का नाम क्या है, कैंडोल। इन्होंने अपना एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और उस वर्गीकरण में इन्होंने जो वनस्पति के प्रदेश बताए थे विश्व के संदर्भ में, उसी के अनुरूप जो विद्वान है कोपेन महोदय, उन्होंने इनके ही प्रदेशों को आधार बना लिया। जब इन्होंने कहा कि जलवायु प्रदेश वनस्पति प्रदेशों का अनुसरण करते हैं, तो इन्होंने क्या किया कोपेन महोदय ने कि कैंडोल महोदय है, इन्होंने अपना एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वनस्पति प्रदेशों के ऊपर। वनस्पति प्रदेशों पर इन्होंने
वर्गीकरण दिया था, उस वर्गीकरण को ही आधार किसने बना लिया? कोपेन महोदय ने। और उनको जो इन्होंने नाम दिया था उनको उन्होंने ABCD पहले अक्षर जो होता है ABCD का कैपिटल अक्षर में उस अकॉर्डिंग उन्होंने इस नाम को जाना। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि कोपेन महोदय इस केंडोल का अनुसरण करते हैं। इनका ही क्या किया? अनुरूप विश्व के जो जलवायु प्रदेश हैं उनके रूपों को इन्होंने, कोपेन महोदय ने जो केंडोल के रूप थे उनको स्वीकार कर लिया कि हाँ वास्तव में ऐसा ही जलवायु प्रदेश है। ठीक है, तो इन्होंने जो जलवायु प्रदेश बताए थे वो कैसे बताए थे? जिसमें से ए वनस्पति प्रदेश है, ए वनस्पति प्रदेश है, ए वनस्पति प्रदेश, इसका जो नाम था यहाँ पर, इसका नाम था मेगाथर्मल। क्या था? मेगाथर्मल, मेगाथर्मल। यहाँ की जो जलवायु बताई गई है वो उष्णाद्र प्रकार की बताई गई है। कैसे बताई गई है? उष्णाद्र, यानी यहाँ पे तापमान भी ज़्यादा है और वर्षा भी ज़्यादा होती है। ध्यान देना, ये जो जलवायु प्रदेश पढ़ रहे हैं हम, ये इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना। ये विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा से हम ये जैसे ए टाइप हो गया, फिर हम बी का, फिर सी का, फिर डी का, फिर ई का, है ऐसे A B C D और E। इस दृष्टि से आप इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, समझ गए? विश्व के संदर्भ में, जैसे इधर नीचे भी हम देखेंगे तो A B C D और E। ठीक है, इस अकॉर्डिंग ये वनस्पति वाला जो प्रदेश है वो मेगाथर्मल प्रकार का प्रदेश माना जाता है, जो विषुवत रेखा के प्रदेश है, जिसको उष्ण प्लस आर्द्र, यानी वहाँ की जो जलवायु होगी उष्णाद्र प्रकार की जलवायु होगी। ठीक है, तो उष्णाद्र जलवायु की जो वनस्पति होगी, तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा? उष्णाद्र प्रकार की वनस्पति प्रदेश, वनस्पति प्रदेश। यहाँ पर दूसरा जो इन्होंने बताया वो बी वनस्पति प्रदेश बताया। और इस प्रदेश में इन्होंने क्या बताया कि जो बी वनस्पति प्रदेश है इसका नाम तो क्या लिया इन्होंने? जीरोफाइट। क्या लिया? जीरोफाइट। ठीक है, जिसको मरुदभिद भी बोलते हैं, मरुदभिद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मरुदभिद भी बोलते हैं। इस प्रकार की जो वनस्पति होगी वो बी प्रकार के प्रदेश में शामिल की जाएगी, यानी जीरोफाइट। इस क्षेत्र में यहाँ पे प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस ज़्यादा होता है प्रिसिपिटेशन की अपेक्षा, यानी वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वो अधिक होती है यहाँ पर। और इस क्षेत्र में यहाँ पर वाष्पीकरण की अपेक्षा वर्षा ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। ए वनस्पति प्रदेश होगा वहाँ पे वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगी, किसके एवज में? वाष्पीकरण के एवज में। जबकि बी जो प्रकार के जो वनस्पति प्रदेश हैं वहाँ पर जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति है, जहाँ वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होती है, वर्षा की क्रिया क्या होती है? कम होती है, जिसके कारण यहाँ पर इसको जीरोफाइट या मरुदभिद प्रकार की वनस्पति के रूप में रखा गया है। तीसरा प्रकार इन्होंने बताया केंडोल महोदय ने। तीसरी वनस्पति जो प्रकार है वो सी वनस्पति प्रदेश है, सी वनस्पति प्रदेश। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान में रखना। एग्जाम की दृष्टि से इस क्वेश्चन में से हमेशा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो आपके बोर्ड के एग्जाम हो। जैसे कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर जो जलवायु से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा तो इनसे ही ज़्यादातर उठाया जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। सी वनस्पति जो प्रदेश है उस प्रदेश को यहाँ पे मेसोथर्मल कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेसोथर्मल। क्या कहते हैं इसको? मेसोथर्मल। मेसोथर्मल जो है मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों की जो वनस्पति होती है, सामान्य वनस्पति जो प्रदेश होते हैं उनको यहाँ पे मेसोथर्मल कहा जाता है या सी वनस्पति प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में चौथा जो बताया इन्होंने डी वनस्पति प्रदेश बताया, वनस्पति प्रदेश। इस प्रदेश का जो नाम इन्होंने रखा वो माइक्रोथर्मल था। क्या था? माइक्रोथर्मल, जो कि सूक्ष्म जलवायु जो वनस्पति प्रदेश हैं। कौन से हैं? सूक्ष्म जलवायु के। यहाँ पे लिख सकते हो आप इसको, सूक्ष्म जलवायु के वनस्पति प्रदेश, के
वनस्पति प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में हम कहें कि अगला जो प्रकार है वो इन्होंने ई वनस्पति प्रदेश बताया। वनस्पति प्रदेश, इसका नाम इन्होंने क्या बताया? हेकिस्टोथर्मल। क्या बताया? हेकिस्टोथर्मल। हेकिस्टोथर्मल क्या बताया इन्होंने? हेकिस्टोथर्मल बताया, जो कि शीत जलवायु की या ध्रुवीय क्षेत्र की वनस्पति प्रदेश है। क्या है ये? शीत या ध्रुवीय क्षेत्र की वनस्पति प्रदेश। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? शीत क्षेत्र की ध्रुवीय क्षेत्र की वनस्पति प्रदेश। तो इन्होंने जो मुख्य रूप से इन प्रदेशों का वर्गीकरण किया 5 रूपों में, वो इन मुख्य नामों के साथ किया। यानी एक तो कौन सा हो गया? मेगाथर्मल हो गया, एक जीरोफाइट हो गया, एक मेसोथर्मल हो गया, एक माइक्रोथर्मल हो गया और एक हेकिस्टोथर्मल। इनको आप ध्यान में रखना, इनका अनुसरण करके ही कोपेन महोदय है, ये जो भी वनस्पति प्रदेश हैं किसके द्वारा दिए गए थे? केंडोल के द्वारा दिए गए। इन प्रदेशों का अनुसरण किया किसने? कोपेन महोदय ने। इनको आधार बनाया किसने? कोपेन महोदय ने। और इन आधार बना करके वृहद जलवायु के प्रदेश इन्होंने चिन्हित कर दिए। किसने? कोपेन महोदय ने। यानी आधार किसको लिया? इन वनस्पति प्रदेशों को आधार लिया और आधार लेकर के अपने जो बड़े जो जलवायु प्रदेश हैं उनके रूप में इनको प्रदर्शित कर दिया। इनके नाम के अकॉर्डिंग ए, बी, सी, डी और ई वनस्पति प्रदेश इन्होंने प्रदर्शित कर दिए। किसने? कोपेन महोदय ने प्रदर्शित कर दिए अपने वृहद के रूप में। और छोटे रूप में इनके विभाजन हो जाएंगे, जिसमें ए एफ हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, ए डब्ल्यू हो जाएगा, ए एस हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसके छोटे रूप हैं, लघु रूप हैं। जबकि वृहद रूप तो ये हैं, ए जलवायु प्रदेश, बी जलवायु प्रदेश, सी जलवायु प्रदेश, डी, ई। इस तरीके से इन्होंने आधार किसको लिया है? वनस्पति प्रदेशों को लिया है। किसके द्वारा दिए गए हैं? केंडोल के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ही इन्होंने ए वनस्पति है तो इनका नाम रख दिया ए जलवायु प्रदेश, बी जलवायु प्रदेश, सी जलवायु प्रदेश, डी, ई, इस तरीके से। ठीक है, तो इनका जो रखा गया नाम है उनको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, किसके द्वारा रखा गया? ये कोपेन के द्वारा। ठीक है, ये प्रदेश किसके द्वारा बताए गए? मेगाथर्मल, जीरोफाइट, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल, हेकिस्टोथर्मल, केंडोल के द्वारा। और इनको ही आधार मानकर कोपेन ने अपने जलवायु प्रदेशों का विभाजन किया या जलवायु प्रदेशों को प्रदर्शित किया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना। इन जलवायु प्रदेशों को फ्रांसीसी जो विद्वान है केंडोल, इसको आधार मान करके कोपेन ने कौन कौन से प्रदेश बताए? एक तो बताया ए प्रदेश। ए प्रदेश में जलवायु किस तरीके की है? यहाँ पर उष्णाद्र प्रकार की जलवायु है। कैसी? उष्णाद्र प्रकार की। इसको क्या कहा इसने? उष्णाद्र। ठीक है, इसके अंदर देखें, इसके अंदर ये उष्णाद्र प्रकार की जलवायु है। इसके अंदर देखें तो शीतकाल रहित है, यहाँ पे कोई शीतकाल नहीं है, शीतकाल रहित। इस क्षेत्र में प्रिसिपिटेशन अधिक होता है वाष्पीकरण से। इफेक्टिवनेस, यहाँ ये वर्षा है। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षा और इफेक्टिवनेस का मतलब वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्पीकरण से ज़्यादा क्या होता है? वर्षा होती है। तो ये जो प्रदेश है आपने क्या पढ़ा? आप ये देखते हैं कि इसमें ये क्या क्या आ रहे हैं, इसको आप वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने क्या कहा कि जलवायु प्रदेश होते क्या हैं, कौन कौन से कटिबंधों में बांटा गया है, क्लाइमेटा क्या है, ये नॉर्मल जानकारी थी। उसके बाद में हमने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा है, हेडिंग लगाई। इसके बाद हमने क्या देखा कि कोपेन का नाम क्या है, कहाँ का विद्वान है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। अपना वर्गीकरण दिया इन्होंने, जलवायु प्रदेश बताए हैं। कब? तो इन्होंने अपने जलवायु प्रदेश दिए 1884 में। आधार किसको माना? फ्रेंच को। 1874 में दिए गए जो वनस्पति प्रदेश उसको आधार माना और अपना वर्गीकरण 1884 में प्रस्तुत किया, जिसमें संशोधन किया। कब? 18 में, 31 में, 36 में और 1953 में उसके शिष्यों ने किया। ये बात की। फिर हमने कहा इसकी इस पुस्तक में ये प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है।
ये बात सबको समझ में आ गई। इसके बाद में हमने क्या कहा, अपना आधार वनस्पति प्रदेशों को लिया इन्होंने जलवायु प्रदेश के रूप में, ये बात की। इसके बाद हमने कहा जो केंडोल ने 5 वनस्पति प्रदेश बताए हैं अपने, कौन कौन से बताए हैं वनस्पति प्रदेशों की चर्चा करिए। मेगाथर्मल, जीरोफाइट, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल, हेकिस्टोथर्मल, इनको ही आधार मान करके कोपेन ने अपनी ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, उनको आधार मान करके। ये किसके तरीके का है, मेगाथर्मल, जैसा वनस्पति प्रदेश है उसका मेगाथर्मल, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ए प्रदेश बताया जलवायु प्रदेश, जिसमें हम कहते हैं कि यहाँ पर शीतकाल रहित मौसम होता है, यानी विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है ये। विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में शीतकाल इतना नहीं होता है। यहाँ पर तापमान वर्ष भर ज़्यादा होता है क्योंकि सूर्य की किरणें साल भर भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे यहाँ पे तापमान ज़्यादा है और प्रतिदिन यहाँ पे वर्षा होती है। वाष्पीकरण की क्रिया होने से पहले ही यहाँ पे क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है, यानी रोज़ यहाँ पे वर्षा वाला क्षेत्र होता है, जिसके कारण यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु होगी, उष्णाद्र प्रकार की जलवायु होगी, यानी उष्ण यानी कि तापमान भी ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है, और यहाँ पे आर्द्र का मतलब वर्षा भी ज़्यादा है, यानी नमी भी ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा इन्होंने प्रकार बताया है वो बी प्रकार बताया है। कौन सा प्रकार बताया है, बी, जो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश होते हैं, जो शुष्क जलवायु या मरुस्थलीय बता सकते हो, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश जलवायु प्रदेश। ठीक है, बी वाला कौन सा है, उन्होंने क्या माना, जीरोफाइट या मरुद्भिद कहाँ पर होती है वनस्पति, जहाँ पे वर्षा की कमी होती है, जहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। तो आप इसके अंदर लिख सकते हो जहाँ वाष्पीकरण की मात्रा वर्षण की मात्रा से अधिक यानी उससे उच्च होती है, यानी इस कंडीशन में यहाँ पे ई वाला और प्रेसिपिटेशन वाला ये सूत्र रख लेना ताकि याद रहे। यहाँ लिख सकते हो आप, यहाँ वाष्पीकरण की मात्रा वर्षण से अधिक ऊंच होती है, ठीक है, वर्षण का मतलब वर्षा, वाष्पीकरण की क्रिया इस वर्षण से अधिक होती है। तो दोनों क्षेत्र आप देख सकते हो, ये वर्षा वाला क्षेत्र है, ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है। अगर कम वर्षा होगी तो मरुस्थलीय दशा उत्पन्न होगी, और मरुस्थलीय दशा यानी कि वहाँ की जो जलवायु होगी वो शुष्क होगी। ठीक है, ये आर्द्र जलवायु है और ये शुष्क जलवायु है, इसको ध्यान में रखना दोनों को। ठीक है, तीसरे प्रकार की जो इसने प्रदेश बताया है जो मेसोथर्मल प्रकार का, इसको हम मध्य तापीय कहते हैं। तीसरा कौन सा है, सी प्रकार का, जिसको क्या कहते थे, मेसोथर्मल या सूक्ष्म जलवायु। यहाँ पे क्या, या मध्य जो अक्षांश है इसको मध्य तापीय भी कहते हैं, इसको मध्य तापीय, इसको भी ध्यान में रखना आप। सी को क्या कहते हैं, मध्य तापीय कहते हैं, मेसोथर्मल कहते हैं। ये जो मध्य अक्षांश वाली जो जलवायु है, सामान्य शीत ऋतु भी होती है, वहाँ पे सामान्य शीत ऋतु जलवायु प्रदेश होती है, वहाँ की जलवायु को इन्होंने सी प्रकार का कहा है। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये बात हमने लिख दी सी के अंदर। फिर इन्होंने चौथा जो प्रदेश बताया है वो बताया है डी। कौन सा बताया है, डी, जो कि कौन सा है, माइक्रोथर्मल। उसमें कौन सा था, वनस्पति में माइक्रोथर्मल था, जिसके लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे सूक्ष्म तापी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके लिए, सूक्ष्म तापी। ये कौन सा है, मध्य तापीय। इससे कम तापमान जहाँ पर होता है, यानी इस क्षेत्र में थोड़ा सा मध्य रूप में तापमान है, इससे कम तापमान यानी सूक्ष्म ताप है, यानी उससे भी कम तापमान है, शीतकाल यहाँ प्रभावी है, इसकी एवज में शीतकाल यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को हम सूक्ष्म तापीय, जहाँ पर शीतकाल कठोर होता है, या यूँ कह सकते हो कठोर शीतकाल होता है। ठीक है, आपने इसके बाद में जो पांचवा प्रकार इन्होंने बताया वो ई का बताया,
और इसको हमने क्या कहा था, हेकिस्टोथर्मल। यहाँ पर हम कहें तो ग्रीष्म ऋतु नहीं होती, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु रहित, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु नहीं होती, यहाँ पे शीत ऋतु नहीं होती, यहाँ पर क्या नहीं होती, ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे ठंड पड़ती है, शीतकाल होता है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है। तो इसको हम कह सकते हैं ये क्षेत्र कौन सा है, ध्रुवीय क्षेत्र, जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। इसके लिए इन्होंने ई प्रकार की जलवायु बताई है। ठीक है, इसके बाद में इसने एक और शब्द जोड़ा है इसमें, उसको बोलते हैं एच। ये एच जो जलवायु है, ये जलवायु इन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु बताई है, यानी ऊपरी पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, पर्वतीय जो जलवायु है, उसके लिए एच शब्द को काम लिया वृह जलवायु में, जिसको हाईलैंड क्लाइमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाईलैंड क्लाइमेट। ठीक है, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एच जलवायु को भी इन्होंने शामिल किया है। तो आपको ये 6 वृहद प्रदेशों को आपको याद रखना है कि कोपेन महोदय ने जो 6 वृहद जलवायु प्रदेश बताए वो कौन कौन से हैं। उन्होंने ए बताया, उष्णार्द्र प्रकार की जलवायु है जहाँ पे शीतकाल रहित मौसम होता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया बी जलवायु प्रदेश, जिसमें शुष्क मरुस्थलीय कंडीशन होती है, जिसमें हम कहें वाष्पीकरण की मात्रा वर्षण से ज़्यादा होती है। सी जो प्रदेश उन्होंने बताया जलवायु का, वो मेसोथर्मल बताया, जो मध्य तापीय होती है, जिसमें मध्य अक्षांश में शीत जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद डी का बताया, तो इसके अंदर माइक्रोथर्मल वाली जो सूक्ष्म तापीय जो जलवायु है, यानी तापमान यहाँ पे क्या है, कम है, और जिसके कारण यहाँ पे जो शीतकाल है वो अधिक कठोर है, यानी शीतकाल ज़्यादा है, यानी सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, 5वें प्रकार बताया कि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु तो होती ही नहीं है, यहाँ पे हमेशा शीत ऋतु ही होती है। वो क्षेत्र कौन सा है, ध्रुवीय क्षेत्र, जहाँ पर हमेशा धरातल पर बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण वहाँ हिमाच्छादन की दशा रहती है। तो वहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु रहित मौसम होता है, तो वहाँ की जलवायु ई प्रकार की होगी। ठीक है, इसके बाद में हमने किसकी बात की है, एच की, जो इन्होंने कहा कि ऊंचे पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अलग प्रकार की एक जलवायु कंडीशन पाई जाती है, जिसकी इन्होंने चर्चाएं की है, जिसको हम पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एच प्रकार की जलवायु। ठीक है, ये पाँच प्रकार बताए हैं इन्होंने इस जलवायु प्रदेश के। ठीक, इसके बाद में कोपेन महोदय ने जो ये वृहद जलवायु प्रदेश बताए हैं, जो ये 6 जलवायु प्रदेश हैं, जो वृहद जलवायु प्रदेश हैं, इनके अलावा भी इन्होंने कुछ अन्य छोटे जलवायु प्रदेशों के रूप में कुछ संकेतों को इन्होंने प्रदर्शित किया है, यानी कुछ शब्दों को, छोटे शब्दों को इन्होंने प्रयुक्त किया है, जो वर्षण के रूप में है, जो तापमान के रूप में है। तो उन्होंने इनके लिए कुछ अलग शब्दों का प्रयोग किया है, जिनका हम अर्थ पता करेंगे कि वह शब्द कौन कौन से हैं जो इनके साथ में आएंगे। जो वृहद प्रदेश हैं, इनके साथ में उन शब्दों को यूज लिया जाएगा, यानी उन क्षेत्र में जैसे हम बात करें एक प्रकार की जो वृहद जलवायु है, उसके अंदर भी इन्होंने इन छोटे शब्दों को वर्षण के अनुसार, जहाँ पे वर्षण के रूप में वर्षा जहाँ होगी जिस प्रकार की ए प्रकार के वाले प्रदेश में, तो उस क्षेत्र में किस किस प्रकार का जो वर्षा के रूप में प्रदेश हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने कुछ शब्द प्रयुक्त किए हैं जो वर्षण हेतु प्रयुक्त होते हैं, वर्षा के रूप में होते हैं। ठीक है, इसके अंदर 4 शब्द बताए हैं इन्होंने। इसमें एक तो बताया है एफ, स्मॉल एफ, ध्यान रखना। पहले वृहद बताए थे, उसमें कैपिटल अक्षर में इन्होंने बताए हैं ABCDEH। ठीक है, इसके बाद में अब जो वर्षण के रूप में है वो स्मॉल में है, यानी एफ किस में है, स्मॉल में है। ठीक है, इसमें एक एम को लिया गया है, किसको लिया गया है, एम को लिया गया है, और एक एस को लिया गया है, एक डब्ल्यू को स्मॉल को लिया गया है। ये चारों अक्षर क्या हैं, स्मॉल में है। चारों अक्षरों का मतलब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इस क्षेत्र में देखेंगे तो सभी माह में वर्षा, एफ का क्या मतलब है, सभी माह में वर्षा, सभी माह में क्या होगी, वर्षा। कोई भी माह शुष्क नहीं, या भी लिख सकते हो कि कोई भी माह शुष्क नहीं, शुष्क नहीं, समझ गए बात, कोई भी माह शुष्क नहीं होता। ठीक है, इसके बाद में एम का है ये मानसूनी जलवायु, इसको क्या बोलते हैं, मानसूनी जलवायु। ये सारी समझ में आ जाएंगे आपको
जैसे जैसे हम जलवायु पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक बार इनका मतलब आपको याद होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि मानसूनी जलवायु के लिए इन्होंने क्या शब्द काम में लिया है, एम लिया है, वो भी स्मॉल वाला एम लिया है, यानी इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है। इसके बाद में जो एस प्रकार है, इसके अंदर लिख सकते हैं आप शीतकाल में वर्षा। कब होगी? शीतकाल में वर्षा, शीतकाल में वर्षा यानी समर विदाउट रेन, यानी ग्रीष्मकाल शुष्क, ये भी लिख सकते हो इसको। ग्रीष्मकाल में वर्षा नहीं, ये भी लिख सकते हो, या शुष्क लिख सकते हो इसको, ग्रीष्मकाल शुष्क, ठीक है। इसका W का मतलब है ग्रीष्मकाल में वर्षा, ग्रीष्मकाल में वर्षा यूँ लिख सकते हो, या विंटर विदाउट रेन यानी कि शीतकाल शुष्क लिख सकते हो, शीतकाल शुष्क। इन चारों शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें जब ए वृहद जलवायु प्रदेश को हम पढ़ेंगे तो ए के 4 पार्ट किए गए हैं। ए के कितने पार्ट किए गए हैं? 4। यहाँ पर ए जलवायु है, इसके 4 पार्ट किए गए हैं, जिसको हम रखेंगे ए कैपिटल में, इसके 4 पार्ट। जैसे ए है, ए के साथ में क्या क्या आएगा? देखो, एफ आएगा, एम आएगा, एच आएगा और डब्ल्यू आएगा। तो ये 4 प्रदेश किसने बताए हैं? इस ए वृहद प्रदेश में। इसलिए इसने क्या कहा कि इन्होंने उन वनस्पति प्रदेशों का अनुसरण करके अपने वृहद जलवायु प्रदेश प्रदर्शित किए हैं। तो वृहद का मतलब ए हो गया, तो ए के पार्ट बता दिए इन्होंने 4, और 4 पार्टों में जो शब्द काम में लिया है वो वर्षण के आधार पर काम में लिया है। इसने वर्षण के आधार पर इन्होंने 4 शब्दों को काम में लिया है। कौन कौन से को? ऐप को लिया, जिसका मतलब क्या है? सभी माह में वर्षा, कोई भी माह शुष्क नहीं। आप इसको ध्यान में रखना है आपको। एम का मतलब क्या बताया इन्होंने? मानसूनी जलवायु, यानी मानसून के अकॉर्डिंग यहाँ जहाँ वर्षा होती है उस क्षेत्र में किस किस प्रकार की मानसून के अकॉर्डिंग वर्षा होती है, उसको लिया है। फिर एस के रूप में इन्होंने प्रदर्शित किया है कि अगर ग्रीष्मकाल सूखा रहता है, केवल शीतकाल में ही वर्षा होती है, उस क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या शब्द काम में लिया है? एस शब्द काम में लिया है, ठीक है। और जिस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में ही वर्षा होती है, गर्मियों में ही वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा नहीं होती, उस क्षेत्र के लिए इन्होंने स्मॉल डब्ल्यू को काम में लिया है। यानी जैसे माने हम भारत के इस क्षेत्र की बात करें, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं, भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है जिसके कारण यहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है, ठीक है। कैसे होती है? शीतकाल में। शीतकाल में जो पवनें वापस आती हैं, ये पवनें आकर के इस कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। भारत के केवल इस क्षेत्र पर, भारत की मुख्य भूमि के इस क्षेत्र पर ही वर्षा करती है। इसलिए इसने, ये क्षेत्र है, इसके लिए क्या शब्द काम लिया? ए एस काम में लिया। आपने कभी कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा होगा, उसमें आपने यहाँ पे ए एस प्रकार की जलवायु को देखा है। तो वहाँ पर ए क्यों लिया? क्योंकि ये उष्ण कटिबंध में आता है। ये कौन से क्षेत्र में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है, यानी यहाँ पर तापमान ज़्यादा है, क्योंकि ये विषुवत रेखा के पास वाला क्षेत्र है। तापमान ज़्यादा है, यहाँ पे वाष्पीकरण कम होता है, लेकिन वर्षा भी यहाँ पे खूब होती है। लेकिन यहाँ वर्षा क्यों नहीं होती? क्योंकि ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र तो है, लेकिन यहाँ पे मानसूनी जलवायु है। 6 महीने पवनें दक्षिण पूर्व से चलती हैं, तो 6 महीने पवनें उत्तर पूर्व से चलती हैं। तो उत्तर पूर्व में शीतकाल में चलती हैं, तो शीतकाल में ये पवनें जब इधर से आती हैं तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर के इस तट पर यहाँ पे वर्षा कर देती हैं। तो शीतकाल में केवल ये क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा होती है। इसके लिए यहाँ पे कोपेन ने किस शब्द को काम लिया है? एस को। तो इसलिए इसको एएस प्रकार की जलवायु कहा जाता है। समझ गए बात? तो उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग हम इन चारों को पढ़ते हैं, तो आप इन चारों का मतलब ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बी के लिए। बी जो प्रदेश है इसका जो उसके लिए भी इन्होंने कुछ शब्दों को काम लिया। सी के प्रदेश है उसके लिए भी इन्होंने काम लिया, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।